हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश गढ़वाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु योगेश जी में। आज हम कक्षा 9th विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसको हम वन शॉट में यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। ऊतक या टिश्यू, इसके बारे में हम जानेंगे। विभिन्न प्रकार ऊतकों के जो होते हैं, सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, जाइलम, फ्लोएम, जंतु ऊतक, संयोजी ऊतक, टेंडोन क्या होता है, इनके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार की पेशियां हैं, जैसे रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी या अरेखित पेशी, हृदय पेशी या कार्डियक मसल्स, इनके बारे में हम जानेंगे। और इसके अलावा हम और भी बहुत कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से कुल 7 अंक के प्रश्न आने संभावित हैं, तो आप इस अध्याय को अच्छे से यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके पूरे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने इसके पहले वीडियो 1 चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर तक मेरे कंप्लीट बना दिए हैं, जो वन शॉट में लगभग 1 घंटा या उससे भी कम समय में मैंने कंप्लीट किए हैं। रेमेडियल जो आपका मॉड्यूल है, उसी के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ दिए गए हैं, तो इसको मैं सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर आप इसको लाइक करना ना भूलें। तो अब हम आप आगे बढ़ते हैं। वेलकम अगेन। तो ऊतक जो होते हैं, इसके पहले हमने पढ़ा है अध्याय 5 में कोशिका, है ना। कोशिका यानी हमारे प्रत्येक सजीव की एक इकाई है, मूलभूत इकाई कहलाती है जो। तो जो कोशिका है, कोशिकाओं का जब ग्रुप बन जाता है उसे ही हम कहते हैं ऊतक। तो यहाँ पर हम कुछ ऊतकों के बारे में यहाँ चर्चा भी करने वाले हैं। जैसे पादप ऊतकों में जाइलम और फ्लोएम के कार्यों पे बात करेंगे। जंतु ऊतकों में उपलब्ध कौन कौन से संयोजी ऊतक हैं, उनके कार्य क्या हैं। कंकाली पेशी, अरेखित पेशी तथा रेखित पेशी में अरेखित, रेखित और हृदय पेशी में अंतर देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं होती है जो एक ही प्रकार के कार्य को संपन्न करती हैं। उनको हम वो ग्रुप में होती हैं, इनको ही हम कहते हैं ऊतक। तो देखिए, ऊतक या टिश्यू क्या होता है कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो आकार में, संरचना में, उत्पत्ति में और कार्य में समान होती है, एक समान होती है, उसको हम ऊतक कहते हैं। और सरल भाषा में बात करें तो कोशिकाओं का समूह जो है वो ऊतक कहलाता है, ठीक है। या टिश्यू इसको इंग्लिश में हम कहते हैं। अब आप देखिए कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें तो एक ही कोशिका में जीवन की सारी क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं, इसीलिए उनमें तो ऊतक का सवाल नहीं उठता। लेकिन हाँ, बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें बहुत सारे प्रकार की कोशिकाएं बहुत सारी होती हैं। तो जो एक ही जैसी कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती है ग्रुप के रूप में या इकट्ठी जो हो जाती हैं समूह में, तो अब हम उनको कहते हैं ऊतक या टिश्यू कहते हैं। हम यहाँ पर जानेंगे पादप ऊतक के प्रकार, उनके कार्य, जंतु ऊतक के प्रकार और उनके कार्य। इससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो ऊतक जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी बहुत सरल सी परिभाषा भी लिखी है, इसको आप याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि ऊतक जो है वह कोशिकाओं का समूह या ग्रुप होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना और कार्य बिल्कुल एक समान होते हैं। एक जैसी कार्य होंगे, क्योंकि संरचना एक जैसी है तो कार्य भी उनके एक समान होंगे उन कोशिकाओं के। पौधों के जो ऊतक होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक होते हैं विभज्य ऊतक और दूसरे होते हैं स्थायी ऊतक। विभज्य ऊतक का मतलब विभाजन करने वाले, मतलब जो ये पौधे की वृद्धि करने वाले भागों में पाए जाते हैं। और स्थायी ऊतक मतलब परमानेंट टिश्यू। ये क्या होते हैं ऊतक? ये पौधे के परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं, मतलब इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। विभज्य ऊतक को फिर हम जो है 2 प्रकार में बांट सकते हैं, एक सरल ऊतक और दूसरा जटिल ऊतक। सरल मतलब बिल्कुल सिंपल जो होते हैं। जटिल ऊतक जो होगी उसमें कोशिकाएं जो होती है एक ही प्रकार की कोशिकाओं के साथ दूसरी अन्य प्रकार की कोशिकाओं का समूह भी मिल जाता है, तब हम उनको जटिल ऊतक कहते हैं। जैसे यहाँ पर सरल ऊतक में हम बात करें तो पेरेनकाइमा मतलब मृदूतक, कोलेनकाइमा मतलब स्थूल कोण ऊतक। कहीं कहीं आपकी हिंदी में भी पूछ लिया जाता है ये, तो आपको मालूम होना चाहिए। कोलेनकाइमा मीन्स स्थूल कोण ऊतक। और तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। ये जो होते हैं सरल ऊतक के मुख्य रूप से 3
प्रकार हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। फिर जाइलम और फ्लोएम जो है ये जटिल ऊतक कहलाते हैं, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के अंदर जो संरचनाएं होती है हम आगे बात करेंगे, उसमें अलग अलग प्रकार की होती है और उसकी रचना बहुत जटिल होती है, कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है इसका, इसीलिए हम इसको कहते हैं जटिल ऊतक। ये पौधों में पाया जाता है, ध्यान रखिए, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब हम जो अभी बात कर रहे हैं ये सब पौधों के ऊतकों की बात चल रही है अभी। कुछ पेरेन्काइमा ऊतकों में यदि क्लोरोफिल उपस्थित है तब हम उनको क्या कहेंगे, क्लोरेनकाइमा या हरित ऊतक कहेंगे। तो पेरेन्काइमा ही होती है, लेकिन उसमें अगर क्लोरोफिल है तो वो हरे रंग का हो जाएगा, इसलिए उसको हम कहेंगे क्लोरेनकाइमा। कुछ पेरेन्काइमा ऊतकों में कोशिकाओं के बीच हवा की बहुत बड़ी बड़ी गुहिकाएं मतलब स्पेस, खाली जगह, कैविटीज होती हैं, तो इसीलिए वो क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, क्योंकि जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं तो स्पेस बन जाता है ना, तो हवा है तो वो हल्का हो जाएगा। तो पेरेन्काइमा जो ऊतकों के बीच यदि खाली स्थान है कोशिकाओं के बीच, क्योंकि दो कोशिकाओं के बीच में जब खाली स्थान होता है तो वहाँ पर स्पेस में यदि हवा भरी हुई है तो वो क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तब इसको हम बोलेंगे एरेन्काइमा। एयर मीन्स वायु और काइमा मीन्स पेरेन्काइमा से लिया गया है, तो एरेन्काइमा कहते हैं। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है इसके बारे में, मृदुतक के बारे में बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, मृदु यानी नर्म, मुलायम, और ऊतक मतलब इनकी जो दीवार होती है जो कोशिका की, वो क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है, और स्क्लेरेन, और ये जीवित कोशिकाएं होती है। स्क्लेरेन्काइमा की जब बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा का मतलब हिंदी में होता है दृढ़ ऊतक, दृढ़ यानी कठोर या मजबूत ऊतक। तो ये पौधे को क्या बनाता है, कठोर बनाता है और मजबूत बनाता है। जैसे नारियल का रेशा आपने देखा होगा वह स्क्लेरेन्काइमा का ही बना होता है। ऐसी पौधे की बाहर जो छाल होती है आपने देखी होगी वो भी स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाओं से ही बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है एपिथेलियम, पेशीय, संयोजी और तंत्रिका ऊतक। ये जंतुओं के ऊतकों के नाम हैं, है ना, एनिमल टिश्यूज हैं ये सारे के सारे। एपिथेलियम, पेशीय मीन्स मस्कुलर या मसल्स, संयोजी मतलब कंजक्शन जो करते हैं, और तंत्रिका मीन्स न्यूरॉन। रक्त जो या ब्लड होता है हमारा, उस ब्लड का जो तरल भाग होता है मतलब लिक्विड जो रूप होता है, द्रव भाग, वह कहलाता है प्लाज्मा, है ना। तो इसका आधात्री मतलब उसका आधार, आधार मीन्स उसका बेस। तो रक्त का जो अंदर जो तरल बेस होता है वह क्या होता है, प्लाज्मा कहलाता है। इसी में सारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो हैं वो रहती हैं। ये रंगहीन होता है प्लाज्मा। नेक्स्ट है स्नायु यानी अस्थि बंधान तंतु। यहाँ देखिए नाम से ही बहुत स्पष्ट हो रहा है, अस्थि, अस्थि यानी हड्डी, बंधान यानी बांधने वाला, तंतु मीन्स फाइबर या एक रस्सीनुमा पदार्थ। तो स्नायु जो होता है यह अस्थि बंधान तंतु भी कहते हैं, और इसका काम होता है दो अस्थियों को आपस में जोड़ना। जैसे आपके घुटने में या आपके कोहनी में, तो जहाँ जोड़ होते हैं हमारी हड्डियों के, उन स्थानों पर एक दूसरे को जोड़ने के लिए ये स्नायु या अस्थि बंधान तंतु होते हैं। ये संयोजी ऊतकों के उदाहरण क्या हैं। इसी प्रकार से टेंडन या कंडरा जो जिसको कहते हैं, वह क्या होते हैं, वो अस्थियों को हमारी मांसपेशियों से जोड़ते हैं। मांसपेशियों से मीन्स हमारी मसल्स से। तो हमारी बोन्स को मसल्स से जोड़ने वाले ऊतक होते हैं, उनको हम कंडरा या टेंडन कहते हैं। पेशीय ऊतक जो होते हैं फिर तीन प्रकार के होते हैं मेनली। एक होता है रेखित ऊतक जिसको ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। दूसरा होता है अरेखित जिसको अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। और तीसरा है कार्डियक या हृदय पेशी भी हम इसको कहते हैं। तंत्रिका जो ऊतक होता है नेक्स्ट, वह न्यूरॉन का बना होता है। न्यूरॉन का नहीं बना होता है एक्चुअल में, तंत्रिका जो होता है न्यूरॉन से बना होता है। मीन्स न्यूरॉन क्या है, उस इंग्लिश में ही हम तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। तो न्यूरॉन जो होता है इसका इंग्लिश नाम है। तो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर तंत्रिका ऊतक का निर्माण हो जाता है, जो संवेदनाओं को प्राप्त और संचालित करता है। अब संवेदनाओं को तो देखिए, हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है जिसमें मस्तिष्क हमारा, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, और आपका तंत्रिकाएं, ये तीन मुख्य भाग होते हैं इसमें। और तंत्रिकाओं के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक सारी वातावरण या पर्यावरण की सूचनाएं
जैसे स्पर्श है, गंध है, बाहर ऊष्मा है, गर्मी है, ठंडा है, ये सारी सूचनाएं या और अन्य जो कुछ भी हम वातावरण के साथ कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारी तंत्रिकाओं के माध्यम से ही मस्तिष्क तक सूचना जाती है और मस्तिष्क के द्वारा ही हमारे अंगों तक, पेशियों तक सूचनाएं या मैसेज जो है या वह प्राप्त किए जाते हैं, जिससे हमारा शरीर कार्य करता है। तो इस प्रकार से तंत्रिका ऊतक का काम क्या होता है? बाहर की संवेदनाओं को, मैसेजेस को या सूचनाओं को या स्टिमुलेशंस को प्राप्त करना और मस्तिष्क तक भेजना, और मस्तिष्क से जो भी सूचनाएं मिलती हैं वो पेशियों तक भेजना या जो जरूरी जो भी अंग हैं उन अंगों तक पहुंचाना। अब हम देखते हैं ऊतक विज्ञान क्या है। तो नाम से स्पष्ट है, इसको इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतकों के बारे में जहां हम बात करते हैं, उनका जहां अध्ययन होता है ऊतकों का, उनको हम कहते हैं ऊतक विज्ञान। अब हम यहाँ देखें ऊतकों के जो पादप ऊतक हैं उसके प्रकार क्या हैं। तो मेनली इसके बारे में हम सामान्य तौर पर जो प्रकार है उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एक होते हैं इसमें विभज्योतकी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक जो होते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योतकी ऊतक, ये भी तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला होता है शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ का मतलब सबसे ऊपर पाए जाने वाले, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरे होते हैं पार्श्वीय विभज्योतक, जिनको हम कहते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और तीसरे होते हैं अंतर्विष्ट विभज्योतक या इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस प्रकार से हम तीन भागों में विभज्योतकी ऊतकों को बांटते हैं। स्थायी ऊतक को यदि हम बांटें तो स्थायी ऊतक हमारे तीन मुख्य प्रकार से ये भी होंगे, दो मुख्य प्रकार से होंगे। एक होंगे सरल स्थायी ऊतक और दूसरे होंगे जटिल स्थायी ऊतक। तो जो सरल स्थायी ऊतक होते हैं, सरल स्थायी ऊतक को हमने फिर से तीन भागों में बांटा, पेरेनकाइमा या मृदूतक, कोलेनकाइमा या स्थूल कोण ऊतक और स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ ऊतक। संरक्षी ऊतक यानी जो होते हैं ये जटिल स्थायी ऊतक। फिर दूसरे हम देखें जटिल स्थायी ऊतक के बारे में देखें, उससे पहले हम देखें संरक्षी ऊतक और कॉर्क। तो संरक्षी ऊतक जो होते हैं वो सुरक्षा देने का काम करते हैं पौधे को, जिससे उसकी सुरक्षा हो। जैसे बाहरी भाग पर ये पाए जाते हैं, जैसे आपने कॉर्क देखा होगा, बाहर की जो छाल होती है उसकी, उस प्रकार से। तो ये कॉर्क और संरक्षी ऊतक कहलाते हैं। जटिल स्थायी ऊतक जो होते हैं यह भी दो प्रकार के होते हैं। फिर तो जटिल स्थायी ऊतक में मेनली दो प्रकार के, एक होते हैं जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। इस प्रकार से ये ऊतक का निर्माण, इसका चार्ट के माध्यम से हमने एक इसको देखा। ये चार्ट यदि आप बना लें तो ये आपकी किताब में भी ये दिया हुआ है। तो इस चार्ट से आप बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ जाती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पादप ऊतक। तो अब हम पहले पौधों के ऊतकों के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, पौधों के ऊतक और जंतुओं के ऊतक में अंतर होता है। उसका कारण क्या है? पौधे की आवश्यकताएं अलग होती है, हमारी आवश्यकताएं अलग होती है। आपको पता है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, इसीलिए उनमें क्लोरेनकाइमा होती है, क्लोरोफिल पाया जाता है। हमारे शरीर में ऐसा नहीं होता है। पादप जो है एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, आपने देखा होगा, और हम जीव जंतु अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हैं, घूमते फिरते हैं, चलते फिरते हैं, अनेक प्रकार की गतियाँ होती है। तो ऐसी बहुत सारी आवश्यकताएं हमारी जो हैं अलग अलग होती हैं, इसीलिए पादप ऊतक और जंतु ऊतक अलग अलग होते हैं, इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो पौधों का जो ऊतक है, इसमें हम पहला ऊतक देखते हैं विभज्योतकी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? क्योंकि नाम से ही पता चल रहा, विभज्योतक मीन्स विभाजन करने वाले ऊतक। विभाजन करने वाले मतलब बांटने वाले। जब कोशिका विभाजन होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा, पिछले चैप्टर जो है इसमें 5वें कोशिका वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब भी कोशिका विभाजन होता है तो क्या होता है, उनकी वृद्धि और विकास होती है विभाजन होने के कारण। तो विभज्योतक ऊतक में भी वही कोशिकाएं होती है विभाजन वाली। तो वह विभाजन इसमें जब होगा तो उसके कारण क्या होगा, पौधे के अंदर जैसे लंबाई में तना पौधा बढ़ेगा या उसकी मोटाई जो है तने की, जड़ों की या अन्य भागों की, इसमें वृद्धि होगी। तो इसीलिए विभज्योतकी ऊतक जो होते हैं वे पौधे के ऐसे स्थानों में ही पाए जाते हैं जहाँ पर वृद्धि होती है। तो यह मुख्य रूप से हम देखते हैं तीन भागों में बटे होते हैं। अब हम इसको तीन भागों में कैसे बांटते हैं?
तो इनमें तने जड़ के जो शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं, और कैम्बियम में स्थिति के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो होता है वह होता है शीर्षस्थ विभज्योतक। अब शीर्षस्थ का मतलब क्या, ध्यान से देखिए। शीर्ष का मतलब क्या होता है, तो शीर्ष का मतलब होता है सिर। सिर मीन्स सबसे ऊपर का भाग। जैसे हमारा सिर सबसे ऊपर होता है टॉप पर, तो ठीक वैसे ही ये शीर्षस्थ जो होता है मतलब सिर के ऊपर का ऊतक, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और यह शीर्षस्थ विभज्योतक पौधे के जो तना है या जो जड़ है उसके सबसे टॉप वाले भाग पर यानी शीर्ष वाले भाग पर पाया जाता है। आपने देखा होगा कि पौधे को यदि हम सबसे ऊपर से काट दें तो उसकी लंबाई रुक जाती है ना। या माली जो होता है, यदि किसी पौधे को घना करना है, जैसे सजावटी पौधों को या फिर पार्क में लगे हुए पौधों को घना करना है, तो क्या करता है, वो सबसे ऊपर का उसको कट कर देता है, तो वो साइड से फैलने लगता है, लेटरल साइड से उसमें शाखाएं नई निकलने लगती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, शीर्षस्थ विभज्योतक जो होता है ये पौधे के शीर्ष भाग में यानी सबसे ऊपरी या टॉप पर पाया जाएगा, और इसके कारण पौधे की जो जड़ है और जो तना है वो लंबाई में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, क्योंकि लंबाई में विभाजन करता है ये। फिर नेक्स्ट सेकंड वाला है पार्श्व विभज्योतक, जिसको हम लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। लैटरल का मतलब होता है साइड में पाया जाने वाला, पार्श्व भाग में पाया जाने वाला। जैसे आपने एक वृत्त जो है आपने गणित में पढ़ा होगा, वृत्त को जब हम खींचते हैं प्रकाल की सहायता से तो बीच में जो होता है वो सेंटर भाग होता है, और जो साइड वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिधि होती है उसकी पूरा राउंड। तो परिधीय वाला भाग जो होता है वह साइड का भाग होता है। तो यहाँ पर भी पार्श्वी विभज्योतक कहाँ पाया जाएगा, पौधे की परिधि में स्थित होता है, और यह उसकी मोटाई में वृद्धि करने का काम करता है। तो शीर्षस्थ विभज्योतक लंबाई में वृद्धि करेगा और पार्श्वी विभज्योतक से पौधा मोटाई में वृद्धि करेगा, तने में भी और जड़ में भी। नेक्स्ट है अंतर्विष्ट विभज्योतक। तो आप सभी ने गन्ना देखा ही होगा। गन्ना जो होता है पर्व और पर्व संधियों में यानी नोड और इंटर नोड में बटा होता है। आपने देखा होगा कि जो गन्ना होता है उसके अंदर आपने वो खंडित होता है, बहुत सारे भागों में बटा हुआ होता है, खंड खंड में बटा होता है। तो जो लाइनिंग जो होती है उसकी, उसको हम बोलते हैं इंटर नोड, या जो बीच में जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको इंटर नोड कहते हैं। देखिए ये वाला भाग जो आपको बीच में गन्ने का दिखाई देगा ये आपकी क्या कहलाएगी, इसकी इंटर नोड कहलाएगी, सॉरी ये नोड कहलाएगी, ये बीच वाला भाग जो है, ठीक है। ये अगर हम इसको थोड़ी देर के गन्ना मान लें यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला भाग इसका कहलाएगा नोड, या इसको बोलेंगे पर्व संधि। और ये जो बीच वाला भाग जो है जिसको हम खाते हैं, ये गन्ने का भाग, ये कहलाता है इसका इंटर नोड, मतलब इसको बोलते हैं पर्व। तो इस प्रकार से पर्व और पर्व संधियों में तो ये जो होते हैं इंटर नोड, ये जो इसकी नोड होती है ये कहलाते हैं अंतर्विष्ट ऊतक। तो इस प्रकार से हम अंतर्विष्ट ऊतक को समझ सकते हैं। तो ये पौधे के मध्य वाले भाग में पाया जाता है। अंतर्विष्ट ऊतक जो होता है यह कहाँ पाया जाता है, अंतर्विष्ट विभज्योतक पत्तियों के आधार एवं टहनियों के पर्व यानी इंटरनोड के दोनों ओर स्थित होता है, और इन्हीं भागों में ये क्या करता है, वृद्धि करता है। इसका नाम ही है अंतर्विष्ट यानी अंदर समाया हुआ, तो अंदर होता है ये, ठीक है, इंटरनोड के दोनों ओर स्थित होता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इस चित्र में भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, जो सबसे ऊपर वाला भाग जो है इसका, ये यहाँ पर हमारा होता है शीर्षस्थ विभज्योतक, ये सबसे टॉप पर होता है। फिर ये जो साइड वाला भाग होता है, इधर साइड का भाग ये, और यहाँ पर भी इस साइड वाला भाग ये वाला। तो यहाँ पर ये जो होगा साइड वाला भाग ये पार्श्वीय भाग या लेटरल भाग कहलाता है, और यहाँ बीच में अंतर्विष्ट होता है, मतलब बीच में हमारे को क्या मिलेंगे आपके इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या अंतर्विष्ट ऊतक पाया जाता है। तो अब हम सरल ऊतकों के बाद हम बात करते हैं स्थायी ऊतक के बारे में। अभी हमने विभज्य ऊतकों की बात की, अब हम देखते हैं स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यूज। तो ये आपको ये उन ऊतक जो हैं ये किनसे बनते हैं, इनका निर्माण विभज्य ऊतकों से ही होता है, क्योंकि विभज्य ऊतक जो है लगातार विभाजन होते रहता है उनका, और उसके बाद इनकी विभाजन करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो क्या है, समाप्त हो जाती है। तब ये क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं, फिर ये विभाजन नहीं करते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं स्थायी ऊतक। इनका आकार और मोटाई फिक्स होती है, निश्चित होती है,
और इनकी जो कोशिकाएं हैं ये जीवित भी हो सकती है और मरी हुई भी हो सकती है। दोनों प्रकार की कोशिकाएं इनमें हो सकती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाओं का जो कोशिका द्रव है इसमें रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स पाई जाती हैं। जब एक सरल कोशिका एक विशेष कार्य करने के लिए एक स्थायी रूप और आकार प्राप्त करती है तब हम उसे विभेदीकरण कहते हैं। विभेदीकरण करना मतलब अलग होना, कुछ दूसरों से क्या हो जाना, अलग हो जाना। तो जब एक सरल कोशिका जो है कुछ स्पेशल काम करेगी, अलग कुछ कार्य करने लगेगी और एक स्थायी रूप से एक नया आकार वो प्राप्त कर लेगी, तब हम इसको क्या कहते हैं, विभेदीकरण। हम आकृति और संरचना के आधार पर हम स्थायी ऊतकों के दो प्रकार से हम इनको बांट सकते हैं। पहला है इसके अंदर सरल ऊतक। तो आकृति संरचना के आधार पर सरल ऊतक को हम देखते हैं। सरल ऊतक का मतलब ही होता है सिंपल, बिल्कुल सिंपल होता है ये ऊतक। इसमें एक ही जैसी कोशिकाओं का ग्रुप होगा, अलग अलग कोशिकाएं इसमें नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए इसको हम सरल ऊतक बोलते हैं। इसके अंतर्गत जैसे आपके आते हैं संरक्षी ऊतक यानी प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू या संरक्षी का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करते हैं, सुरक्षा का काम करते हैं। ये पौधे में क्या करते हैं, बाहर से सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं जिसमें सुबेरिन का वो पाया जाता है, दो कोशिकाओं के बीच में आवरण। जैसे आपने तो बाहर जो पेड़ की छाल देखी होगी सबसे बाहरी भाग में, तो वो क्या होता है, पानी से और अन्य चीज़ों से अंदर आने से उसको क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो संरक्षी ऊतक या प्रोटेक्टिव टिश्यू कहलाता है। इसी प्रकार सहायक ऊतक जो होते हैं ये सपोर्टिंग सेल के रूप में काम करते हैं। सपोर्टिंग या सहायक ऊतक के रूप में ये कार्य करते हैं ऊतकों के साथ, इसलिए इनको हम सपोर्टिंग ऊतक या सहायक टिश्यू कहते हैं। सहायक ऊतक को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। तो सहायक ऊतकों में 3 प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए ये अभी हमने जो पढ़े वही हैं। एक हैं आपके पैरेनकाइमा। अब ये जो पैरेनकाइमा होती हैं यह क्या होती हैं, देखिए पैरेनकाइमा को हम मृदूतक भी कहते हैं। दूसरी है कोलेनकाइमा जिनको हम स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। और तीसरी होती है स्क्लेरेनकाइमा जिनको हम दृढ़ ऊतक या दृढ़ोतक भी कहते हैं। पैरेनकाइमा को पैकिंग ऊतक कहते हैं क्योंकि ये पैक करने का काम करती हैं पैरेनकाइमा। तो ये जो चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है ये पैरेनकाइमा ऊतक की कोशिकाओं का है जिनकी पतली भित्ति आपको कैसी नजर आ रही है, पतली। पैरेनकाइमा जो ऊतक है यह ऊतक एपिडर्मिस जो होती है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाया जाता है। एपिडर्मिस मतलब बाहर की जो परत होती है वह, उसके ठीक नीचे लगभग बाहरी परत होती है एपिडर्मिस। इसके नीचे जो होती है कोशिकाएं उनको हम पैरेनकाइमा कोशिकाएं कहते हैं। और पैरेनकाइमा कोशिकाएं सबसे अधिक पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है। इनको हम पैकिंग ऊतक के रूप में भी जानते हैं। इनके बीच में जो स्पेस होता है खाली वह बहुत अधिक होता है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये बिल्कुल जीवित कोशिकाएं होती हैं। इनके कुछ यहाँ पर दिया गया है, इनके कुछ विशेषताएं क्या होती है, तो देखिए इनमें समान व्यास वाली जीवित कोशिकाएं होती है। व्यास इनका समान होता है, मतलब लगभग एक ही समान होती है, गोलाकार, ये गोल, अंडाकार या बहुभुजीय या लंबी भी हो सकती है। ज़्यादातर ये गोल और अंडाकार रूप में पाई जाती हैं। इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है। जैसे हमने अभी चित्र में देखा तो इनकी जो सेल वॉल है वो बाहर की वो कैसी होती है, पतली होती है भित्ति, ज़्यादा मोटी नहीं होती है। और इनका कोशिका द्रव्य कैसा होता है, सघन होता है, मतलब घनापन होता है। कोशिका के बीच में केंद्रीय रिक्तिका यानी खाली जगह जो होती है वह पाई जाती है। 2 कोशिकाओं के बीच में आपको खाली जगह मिलेगी। ये कहाँ मिलते हैं ये वाले, तो ये पौधे के लगभग सभी भागों में उपस्थित होते हैं जिसमें जड़ है, तना है, पत्ती है और फूल होते हैं। इनके यदि हम कार्य देखें पैरेनकाइमा के, तो पैरेनकाइमा या मृदूतकों के कार्य क्या होते हैं, तो सबसे पहला कार्य है ये भोजन को इकट्ठा करने का काम करते हैं। भोजन जो होगा वो संचित इसी में होगा। दूसरा क्या है, ये पौधे को यांत्रिक मजबूती प्रदान करेंगे। तो पौधा जो रहेगा मजबूती से खड़ा रहेगा, मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे, ये लचीलापन भी देगी ये। फिर भोजन को एकत्रित करना, ये तो हमने पढ़ाई है। भोजन के अलावा जो अन्य पदार्थ होते हैं जैसे गोंद है, रेजिन है, अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं ये पौधे के, और टेनिन, ये इन सबको भी एकत्रित करने का काम पैरेनकाइमा कोशिकाओं का भी होता है। अब पैरेनकाइमा कोशिकाओं का रूपांतरण मतलब इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इनका जो ये चेंज हो जाती है, अपना कुछ रूप जब ये चेंज कर लेती है
तो इनमें जो चेंजेस होते हैं उसके कारण क्या होता है। तो देखिए, तो जब पेरेन्काइमा कोशिकाओं के अंदर हमने अभी पढ़ा भी था कि यदि हम उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जब उसमें हम उपस्थित मान लेते हैं तो उनका रंग कैसा हो जाएगा, हरा रंग का हो जाएगा। तब हम इन पेरेन्काइमा कोशिकाओं को क्या कहेंगे, क्लोरेनकाइमा कोशिकाएं कहेंगे। यदि प्रश्न आता है कि क्लोरेनकाइमा क्या है, तो जब मृदुतक या पेरेन्काइमा कोशिकाएं जो होती हैं उनमें यदि क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल उपस्थित होता है तब हम उनको क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का काम करेंगी और इसी से भोजन का निर्माण होगा। ये कहाँ पाई जाएगी, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा भी है, तो पत्तियों में पाई जाती है ज़्यादातर ये कोशिकाएं। नवजात तने यानी जो नए निर्मित होते हैं तने, उनके जो बाहरी भाग होते हैं वहाँ पर ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं, ये देखिए पेरेन्काइमा कोशिका जो है इसको हमने यहाँ पर कहा, ये पेरेन्काइमा कोशिकाओं के कुछ चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं साइड में, फर्स्ट नंबर का। फिर सेकंड है आपका क्लोरेनकाइमा। तो देखिए इनके बीच में क्या हो गया, बीच में क्लोरोफिल भरा हुआ है, ये है ना, डॉट डॉट के रूप में ये, तो इसीलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, क्लोरेनकाइमा। अब हम नेक्स्ट एरेनकाइमा के बारे में हम पढ़े, तो एरेनकाइमा ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए एरेनकाइमा। अब ये देखिए कोशिकाएं इसमें ऊतकों की कितनी दूर दूर हैं, तो बीच में क्या है, खाली जगह है बहुत सारी, उसमें क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है। तो एयर या हवा जब भरी हुई होती है पेरेन्काइमा कोशिकाओं के बीच में, तब हम उसको कहते हैं एरेनकाइमा। ये क्या करती है, पौधे को हल्का बनाती है। जैसे जल में तैरने वाले पौधे को हल्का होना है तो ये ऐसे स्थानों पर पाई जाती हैं। ये वाले ऊतक जो होते हैं एरेनकाइमा कहलाते हैं। अब एरेनकाइमा के बाद देखते हैं हम कोलेनकाइमा। अब कोलेनकाइमा का मतलब होता है स्थूल कोण ऊतक। अब देखिए हम इसको स्थूल कोण ऊतक क्यों कहते हैं, देखिए यहाँ पर इस चित्र को आप ध्यान से, इसमें इनके जो कोने हैं, कोने मीन्स इनका जो कोण जहाँ पर बन रहा है, आप ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर ये कोने में ये वाली जगह पर दो कोशिकाओं के बीच, ये कोने पर यहाँ पर, फिर ये कोने पर, ये कोने पर, इस स्थान पर, इस स्थान पर, ये यहाँ पर क्या है, आपको डॉट दिखाई दे रहा गहरा। तो यहाँ पर क्या होता है, इन कोने पर कुछ पदार्थ जमा हो जाता है जिसके कारण इनका कोण क्या हो जाता है, ये कोणों पर पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये मोटा हो जाता है। तो कोलेनकाइमा का जो कॉर्नर होता है वहाँ पर क्या होता है, विशेष पदार्थ जैसे सेल्यूलोज या पेक्टिन जो होते हैं वो भरे होते हैं, पाए जाते हैं, उनका जमाव हो जाता है एक्चुअल में, तो इस कारण से वो क्या होता है, मोटा हो जाता है उनका जो कोना है वो, इसीलिए इसको बोलते हैं स्थूल कोण। स्थूल मीन्स मोटा हो जाना वहाँ पर, तो स्थूल कोण ऊतक कहते हैं, या इनको हम कोलेनकाइमा कहते हैं। ये जो कोलेनकाइमा होते हैं ये क्या करते हैं, पौधों में लचीलापन प्रदान करने का काम करते हैं। पौधों में जो लचक होती है ना, कि वो टूटता नहीं है शाखा उसकी, है ना, ये लचकदार जो होता है पौधा, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वह कोलेनकाइमा ऊतक के कारण होती है। नेक्स्ट इसमें हम देखें यहाँ पे इसका चित्र में दिखाई दे रहा है फाइबर्स पिट, यहाँ कुछ चित्र में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इनमें अंतर, तो इनमें अंतर के बारे में हम बात कर लें। स्क्लेरेनकाइमा को हम पहले देख लें, स्क्लेरेनकाइमा के बारे में बात कर लें। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वह दृढ़ ऊतक होता है और यह क्या करता है, पौधे को कठोर और मजबूत बनाने का कार्य करता है। इसका हम चित्र देख लें तो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए ये स्क्लेरेनकाइमा है, इसकी जो कोशिका भित्ति आप देख सकते हैं बहुत अधिक मोटी होती है और लिग्निन जमा होता है इसमें, इस कारण से ये बहुत मोटा हो जाता है और ये ऊतक पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक जो होता है इसकी कोशिका भित्ति इतनी ज़्यादा मोटी हो जाती है कि इनके अंदर जो है बाहर से कोई भी आंतरिक स्थान इनमें नहीं, इनके जो कोशिकाओं के बीच में कोई भी स्पेस खाली नहीं रहता है, ये बहुत डॉट हो जाता है। और ये कहाँ मिलता है, ये ऊतक आपको मिलता है कठोर छिलके में, जैसे फलों का और बीजों का कठोर छिलका आपने देखा होगा वहाँ पर मिलेगा। संवहन बंडल या वेस्कुलर बंडल जो होते हैं उसके पास में ये पाया जाता है। नारियल का जो रेशा है वो आपने देखा होगा, वह भी इसी स्क्लेरेनकाइमा का ही बना हुआ होता है, जिसको हम दृढ़ ऊतक भी कहते हैं। तो इनकी अब हम इनके अंतर थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, तीनों का अंतर क्या है। तो देखिए पेरेन्काइमा जो कोशिकाएं होती है, पेरेन्काइमा की कोशिका भित्ति पतली होती है जैसे हमने पढ़ा,
कोलेन कायमा की भित्ति क्या होती है, असमान रूप से मोटी और पतली दोनों होती, मतलब कहीं मोटी और कहीं पतली। हमने देखा है इसको क्योंकि इसके कोने पर क्या है, ये जमा हुआ होता है पदार्थ, इस वजह से वह वहाँ मोटी हो जाती है और कुछ स्थानों पर ये पतली होती है। स्क्लेरन कायमा ऊतक जो होता है इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। पेरेन कायमा का कोशिका द्रव्य जो होता है वो सघन होता है और ये जीवित कोशिकाएं होती है। कोलेन कायमा का कोशिका द्रव्य जो होता है यानी साइटोप्लाज्म, वो क्या होता है, कम सघन होता है पेरेन कायमा की अपेक्षा, और ये भी जीवित कोशिकाएं हैं। जबकि स्क्लेरेन कायमा जो होती है इसका कोशिका द्रव्य इसमें क्या है, अनुपस्थित होता है, क्योंकि ये कोशिकाएं क्या होती है, मृत होती है, मरी हुई कोशिकाएं होती है। हम इसको तीसरे अंतर के रूप में भी लिख सकते हैं कि पेरेन कायमा की कोशिकाएं जो होती है वो जीवित हैं, कोलेन कायमा की कोशिकाएं जीवित है, जबकि स्क्लेरेन कायमा की कोशिकाएं मृत होती है। फिर पेरेन कायमा में रिक्तिका यानी खाली स्थान जो होता है वो दो कोशिकाओं के बीच वो क्या होता है, अधिक होता है। आपने चित्र के माध्यम से समझा, बड़े बड़े उनमें स्पेस होते हैं। जबकि कोलेन कायमा में छोटी रिक्तिका होती है और स्क्लेरन कायमा में अनुपस्थित होती है, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति तो बहुत मोटी होती है, इसलिए इनके बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है। पेरेन कायमा गोल और अंडाकार होती है। कोलेन कायमा कैसी होती है, लंबी होती है, स्थूल गोल आकार की हो सकती हैं। स्क्लेरन कायमा की कोशिकाएं ज़्यादातर लंबी होती हैं, संकरी होती है और मोटी और अनेक आकार में हो सकती है। पेरेन कायमा का जो कार्य होता है भोजन को इकट्ठा करना होता है। कोलेन कायमा का काम क्या है, यहाँ पर पेक्टिन का कोनों में जमना, यहाँ पर पेक्टिन जैसे पदार्थ जमा होते हैं। स्क्लेरन कायमा में क्या जमता है, लिग्निन जैसे पदार्थ जम जाते हैं। फिर पेरेन कायमा में आपने देखा कुछ कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण की करती है, जिसको हमने क्लोरेन कायमा कोशिकाएं कहा था। कोलेन कायमा का काम क्या, कोलेन कायमा क्या है, कुछ प्रकाश संश्लेषण इसमें कर सकती हैं कोलेन कायमा में, और स्क्लेरन कायमा में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। पेरेन कायमा जो होता है कोशिकीय स्थान इसमें उपस्थित, कोलेन कायमा में एब्सेंट और स्क्लेरन कायमा में भी एब्सेंट होता है। तो इस प्रकार से ये हम कोई चार अंतर हमको याद रखना है, इसमें से कोई भी चार अंतर आप इसमें लिख सकते हैं। तो हम इसको सरल तरीके से चार अंतर को याद करने का तरीका बता दिया मैंने चित्रों के माध्यम से। आप यदि इसका विश्लेषण करते हैं तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि पेरेन कायमा की कोशिका भित्ति पतली, इनकी थोड़ी सी मोटी और पतली, और स्क्लेरन कायमा की मोटी होती है। कोशिका द्रव्य सघन, कम सघन और एब्सेंट, रिक्तिका बड़ी, थोड़ी छोटी और एब्सेंट इधर स्क्लेरन कायमा में। इसी प्रकार इनका जो कार्य होता है भोजन संचित करना, कोनों में कुछ पदार्थ पेक्टिन जैसे पदार्थ या सेल्यूलोज का जमना और लिग्निन का जमना स्क्लेरन कायमा में होता है। फिर पेरेन कायमा जो कोशिकाएं होती है इनका कार्य क्या होता है, ये पौधों के ज़्यादातर भागों में पाई जाएगी, है ना, और ये पौधे में प्रकाश संश्लेषण और भोजन संचित करने के कार्य करेगी। जबकि कोलेन कायमा जो होती है वो क्या काम करती है, वो लचीलापन प्रदान करती है पौधे को, है ना, और स्क्लेरन कायमा दृढ़ता या मजबूती प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट इसमें हम अब बात करते हैं जंतु तक की। इसके पहले मैं आपको एक बात और बता दूं एपिडर्मिस के बारे में, अभी इसमें छूट रहा है। तो एपिडर्मिस जो होती है ये क्या होती है, पत्तियों में हो या तने में, ये सबसे लगभग बाहरी परत होती है, और यह परत जो होती है इसी में जैसे आपने देखा होगा पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। तो हम उसका चित्र के माध्यम से थोड़ा देख लें, फिर हम उसको स्पष्ट करते हैं। तो देखिए ये आपको रंध्र दिखाई दे रहा है यहाँ की जगह, इसमें ये जो एपिडर्मिस की सेल्स हैं, यहाँ पर एपिडर्मिस की सेल्स के साथ में आपको यहाँ पर पौधा दिखाई दे रहा है। देखिए एपिडर्मिस की सेल आपकी ये जो है ये दिखाई दे रही है, एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, और यहाँ बीच में ये जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं ये क्या है, इसके स्टोमेटा हैं। तो इस प्रकार ये एपिडर्मिस के अंदर आपको ऊपर छिद्र के रूप में दिखाई देते हैं। साथ में यहाँ पर हमने उसको चपटे में यदि हम देखें तो इस प्रकार से छोटे छोटे ये ब्लू कलर के जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, इसके रंध्र या स्टोमेटा कहलाते हैं। इनका कार्य क्या होता है, तो एपिडर्मिस के बारे में थोड़ा सा हम पहले जान लें, फिर रंध्रों के बारे में बात करेंगे। तो एपिडर्मिस जो होती है यह क्या होती है, ये पौधे को एक सुरक्षात्मक आवरण बनाने का काम करती है, और पौधे की पूरी सतह जो होती है वो किससे ढकी होती है, एपिडर्मिस से ही ढकी हुई होती है। इसकी बाहरी सतह पर कुछ जैसे जो जल में रहने वाली पौधे हैं वहाँ पर ये क्या है, मोम के जैसी परत इस पर चढ़ी होती है, जिसके कारण ये जल से प्रतिरोधी बनाने का काम करती है। और यह जो एपिडर्मिस होती है, इसी एपिडर्मिस में क्या होता है, यांत्रिक आघात
को सहन करने की थोड़ी शक्ति भी होती है, और ये पौधे को क्या करता, सुरक्षा देने का काम करता है। यहाँ पर ध्यान दें कि जो सूखे स्थानों पर जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं वहाँ पर ये क्या होती है, मोटी होती है एपिडर्मिस। उसका कारण क्या है, क्योंकि जल जो रंध्र होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, एपिडर्मिस में। तो एपिडर्मिस में जब रंध्र होंगे तो वो अगर एपिडर्मिस मोटी हो जाती है तो क्या होता है, वहाँ पे रंध्र का साइज भी कम हो जाएगा और वहाँ से जल की जो हानि होगी वो कम होगी, क्योंकि सूखे स्थानों में पौधे को, शुष्क या मरुस्थलीय पौधों को क्या है, पानी बचाना है ज़्यादा। इसीलिए यहाँ पर ये जो इसकी एपिडर्मिस होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। और इस एपिडर्मिस में जो रंध्र होते हैं, रंध्रों के कार्य अक्सर पूछे जाते हैं, 2 अंक में आता है, तो बहुत ज़्यादा हमको नहीं बताना है, इसमें सिर्फ 2 कार्य आप याद रख लीजिए। पहला तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है पौधे में, यानी वाष्पोत्सर्जन मतलब जो जल होता है वह जल वाष्प के रूप में वहाँ से वाष्पित होते रहता है। तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वह स्टोमेटा के द्वारा होती है। और दूसरा कार्य क्या होता है, दूसरा कार्य होता है श्वसन का कार्य भी यहीं से होगा, क्योंकि श्वसन के लिए भी रंध्र ही इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो रंध्र के दोनों ओर जो होती है कोशिकाएं होती है, मतलब उनको हम सहायक सेल्स या रक्षी कोशिकाएं भी कहते हैं। तो वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन करना, ये 2 मुख्य इसके कार्य होते हैं रंध्र के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, अभी तक हमने एक ही प्रकार के ऊतकों मतलब एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए ऊतकों के बारे में बात की थी, जिनको हमने सरल ऊतक कहा। अब इसमें जटिल ऊतक हैं, तो आपकी निदानात्मक में जटिल ऊतकों का ज़्यादा वर्णन नहीं है इसमें, तो हम उसको शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं, पर इसमें क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जटिल स्थायी ऊतक मतलब जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, मतलब एक समान कोशिकाओं का एक समूह हो गया, फिर दूसरा समूह उसमें अन्य प्रकार की कोशिकाओं से जो है वो बना हुआ है। इस प्रकार से ये जो बने होते हैं जटिल होते हैं, इनकी संरचना बिल्कुल सरल नहीं होती है। इसके अंतर्गत आते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम जो होते हैं, जाइलम जो बने होते हैं वो जाइलम ट्रेकिड यानी वाहिनिका से बने होते हैं, साथ में इसमें वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा आदि इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा जाइलम फाइबर यानी रेशे से मिलकर यह ऊतक बना होता है। तो इसके जो भाग हैं जाइलम ट्रेकिड, वाहिका, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, इनसे मिलकर ये ऊतक बना होता है। अभी हम इसका चित्र भी यहाँ देखेंगे, इसमें आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। ट्रेकिड जो होती है यह वाहिका की कोशिका भित्ति जो होती है वो मोटी होती है और इसमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती है। तो जाइलम के बारे में हम लिख सकते हैं कि जाइलम जो होता है लगभग मृत कोशिकाओं से बना होता है। ट्रेकिड और वाहिकाओं की जो रचना है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या होती है, नलिका के समान होती है और इनके द्वारा क्या होता है, जल और खनिज लवण का ऊपर की ओर संवहन होता है। आप सभी को पता होता है कि जो जल होता है पौधों में जड़ से ऊपर की ओर चढ़ता है। तो जाइलम, जाइलम से आपको याद कैसे रखना है, जल का संवहन, जाई का ज और लम का ल, तो ज और ल, जाइलम मतलब जल का संवहन करना। और यह आपको पता होगा कि जो भी पदार्थ जीवों के शरीर में जाते हैं वह जल में घुलकर ही जाते हैं, तो जल के साथ में जो खनिज लवण है वह भी घुलकर जाएंगे। तो इस प्रकार जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है जल का संवहन करना, अर्थात जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना। जो जाइलम की पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती है वो क्या काम करती है, जैसे हमने पेरेन्काइमा के बारे में बात की, उसमें भोजन का संग्रहण होता है। और रेशे जो होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं, वो क्या करेंगे, उसको तंतु मीन्स जो फिलामेंट्स जो होते हैं, वह एक फिलामेंट नुमा रचना होती है फाइबर, तो वह क्या करती है, वह उसको रेशेदार रचना क्या करती है, मजबूती देने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से जो जाइलम होता है, हम इसके बारे में थोड़ी सी हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की। इसका चित्र देख लीजिए, यहाँ पर जाइलम के विभिन्न भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, जाइलम ट्रेकिड, जाइलम फाइबर, इस प्रकार से ये आपकी किताब में भी दिया हुआ है। इसी प्रकार ये फ्लोएम का चित्र भी यहाँ पर देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, ग्रीन कलर का। अब फ्लोएम के बारे में बात करें तो फ्लोएम में मुख्य रूप से 5 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है चालनी कोशिकाएं, दूसरी होती है इसमें चालनी नलिका या सीव ट्यूब्स भी जिसको कहते हैं, तीसरा होती है सपोर्टिंग सेल्स या
साथी कोशिकाएं जो होती हैं, और नेक्स्ट है इसमें चौथा फ्लोएम पेरेनकाइमा। जैसे यहाँ पर हमने जाइलम में भी पेरेनकाइमा देखा था, इसी प्रकार इसमें भी पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है। और पांचवा होता है इसमें भी फ्लोएम रेशे, जो कि जाइलम में भी हमने देखे थे फाइबर के रूप में। तो इस प्रकार ये 5 इसके मुख्य भाग होते हैं। चालनी नलिका जो होती है, ये इसमें छिद्र होते हैं छोटे छोटे। इसकी जो कोशिका की जो बाहर की वाल होती है, भित्ति होती है, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं और नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है, पत्तियों में जो भोजन बन रहा है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियां क्या करती है, भोजन बनाती है। तने में भी भोजन, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होगा वहाँ भोजन का निर्माण होगा। तो ये क्या करेगी, पौधे के विभिन्न भागों तक इसको पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। तो फ्लोएम भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम की जो कोशिकाएं होती है वो जीवित कोशिकाएं होती है। केवल जो फाइबर होता है फ्लोएम का या रेशा होता है वह मृत कोशिकाओं से बना होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं, यदि जाइलम और फ्लोएम में अंतर आए आपको 2 या 3 अंकों का, तो आप लिख सकते हैं जाइलम जो होता है ये इसकी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती है, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम जो होता है ये जल का संवहन करने का काम करता है, जल और खनिज लवण का। और जो फ्लोएम होता है वह किसका संवहन करेगा, फ्लोएम भोज्य पदार्थों का संवहन करेगा। फिर जाइलम जो होता है इसमें जो जल की गति होती है वो ऊपरीगामी होती है, मीन्स ये जड़ों से जल पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा, है ना, ऊपरी भागों तक। और जो फ्लोएम है वह क्या करेगा, वह पौधे की पत्तियों में, क्योंकि भोजन बनता है तो वो पत्तियों से लेकर के भोजन पौधे के विभिन्न भागों तक लगभग पहुंचाएगा, जड़ों तक भी पहुंचाने का काम, नीचे तक भी पहुंचाएगा भोजन का काम। तो इस प्रकार इसकी अधोगामी भी हो सकती है और ऊपर भी जा सकता है भोज्य पदार्थ, है ना। तो इस प्रकार से फ्लोएम और जाइलम में हम 3 अंतर लिख सकते हैं। फिर आप जाइलम की कोशिकाओं के नाम लिख सकते हैं कि जाइलम ट्रेकिड, वाहिका, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर से बना होता है, जबकि फ्लोएम 5 प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है, जिसमें चालनी कोशिका, चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम रेशे होते हैं। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम में आपको अंतर भी लिखने को यदि आए तो आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जंतु ऊतक। यहाँ तक हमारे पादप ऊतक जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे जंतुओं के ऊतकों की। तो जंतु ऊतक जो होते हैं ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसको हम पेशी के रूप में जानते हैं। पेशी मीन्स मसल्स, है ना। आप सभी ने देखा होगा मसल्स का काम होता है गति करना। ध्यान दीजिए, जो मसल्स होती हैं वो गति करती है। आप अपने हाथ को यदि कोहनी से घुमा करके आप देखेंगे तो आपकी जो भुजा है वहाँ पर आपको जो थोड़ा सा भाग उठता है वो आपकी क्या है, मांसपेशी है। तो आप देखिए, आप जब भी अपने हाथ को मूवमेंट करेंगे तो गति होगी आपकी पेशियों में भी। तो पेशियाँ जो होती है या मसल्स जो होती हैं वो क्या काम करती है, गति देने का कार्य करती हैं। तो ये 3 प्रकार की होती है पेशियाँ। एक हो गई रेखित पेशी, इसके बाद दूसरी है अरेखित पेशी, और तीसरी होती है जिसे हम कहते हैं हृदय पेशी। तीनों पेशियों का यहाँ पर यदि हम चित्र देखें तो यह चित्र आपकी किताब में दिया गया है स्पष्ट रूप से। यहाँ पर तीनों पेशियों के चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों पेशियाँ बनी हुई है। सबसे ऊपर वाली है रेखित पेशी, बीच में है अरेखित पेशी और सबसे लास्ट में जो है वो हृदय पेशी है। यहाँ इसके अंतर भी हम यहीं से देख करके लिख सकते हैं। तो इनका देखिए, अब इन चीज़ों पे हमको बात करना है। तो देखिए, इनमें केंद्र हमको जो महत्वपूर्ण जो चर्चा करनी है इन तीनों इमेजेस के आधार पर, वो कौन कौन सी है देखिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे केंद्रक कहाँ है, इनमें स्थिति क्या है, उनकी संख्या कितनी है, कैसी है। फिर उनमें पट्टियों की संख्या जो देखेंगे, धारियाँ जो है वो गहरी है कि हल्की हैं, उनकी उपस्थिति है अथवा नहीं है। तीसरा हम देखेंगे कोशिका की आकृति कैसी है, बेलनाकार है, तर्करूप है। और चौथा पॉइंट क्या देखेंगे, कोशिकाएं शाखित है या अशाखित, मतलब उसमें ब्रांच निकली हुई है या नहीं है। तो इनके आधार पर फिर हम जब आप अंतर देखेंगे तो हमको अंतर पता चलेगा। तो यहाँ पर हम ध्यान से थोड़ा सा देखें, मैं इसके बारे में बता दूं पहले। रेखित पेशी जो होती है उसको हम रेखित पेशी का नाम से ही स्पष्ट होता है रेखा, रेखाएं या धारियाँ। तो इसमें रेखाएं और धारियाँ के रूप में हमको चित्र में दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए, इस चित्र में आपको दिखाई दे रही हैं बीच में गहरी डार्क धारियाँ बनी हुई हैं इसके ऊपर,
और ये डार्क धारियाँ जो होती हैं इन्हीं की कारण इनके जो होते हैं हम क्या कह सकते हैं, ये रेखित पेशी कहलाती है। इनको हम कंकालीय पेशी भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी कंकाल से सीधी जुड़ी हुई होती है। साथ ही साथ हम इनको रेखित पेशियों को ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। अब उसका कारण क्या है रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी कहने का? क्योंकि जो रेखित पेशियां हैं या ऐच्छिक पेशियां हैं वह क्या करती हैं, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकती है। जब हमारी इच्छा होती है तब हम इनको मूवमेंट दे सकते हैं, इनमें गति ला सकते हैं। इसीलिए हम इनको कहते हैं ऐच्छिक पेशी, वॉलंटरी मसल्स। और नॉन वॉलंटरी मसल्स जो होती है वो अरेखित पेशी होती है, या इनको हम कहते हैं अनैच्छिक पेशी। तो अनैच्छिक पेशी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पेशियां हैं ये हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती, ये हमारी इच्छा के बिना ही कार्य करती हैं। और हृदय पेशी जो होती है, हृदय पेशी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इनको हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स भी कहते हैं। और ये हमारे हृदय में पाई जाती है और निरंतर संकुचन और फैलने का काम ये निरंतर करती है। जैसे हृदय में धड़कन उपस्थित होती है, आपने देखा होगा, तो ये हृदय पेशियां जो होती है संकुचित होती है और फैलती रहती है जीवन भर। तो ये हृदय में पाई जाती हैं। वास्तव में ये भी एक प्रकार की अनैच्छिक पेशी ही है, हृदय पेशी भी, क्योंकि हम अपने हृदय को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं संचालित कर सकते, वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो इसीलिए हृदय पेशियां जो होती हैं उनको भी हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक पेशियां ही मानते हैं। तो इस प्रकार से ये हृदय में होती हैं। हम इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। तो हम इसका चित्र थोड़ा पहले स्पष्ट रूप से यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, तब आप उसको अच्छे से, क्योंकि इसमें स्पष्ट चित्र दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको स्पष्ट चित्र बता देता हूँ इसका। तो ये देखिए, ये ऐच्छिक पेशी का चित्र है। ऐच्छिक पेशियों पे आपको देखिए केंद्रक कहाँ पर है इसके, है ना, और इसमें धारियाँ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसका चित्र आप देख लीजिए, धारियाँ दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर ये बहुनाभिकीय होती है, मतलब बहुत सारे केंद्रक इसमें होते हैं। देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं केंद्रक बहुत सारे। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट जो है ये वाली, ये कहलाती है आपकी अनैच्छिक पेशी। इसमें केंद्रक देखिए, इनका जो कोशिकाओं का आकार है तर्क रूप का है। ये जो शंकु के जैसे दोनों कोनों पर जो है ये नुकीली है ना, इसको हम कहते हैं तर्क रूप, है ना, शंक्वाकार भी बोल सकते हैं। तो तर्क रूप ही कहते हैं इसको, तर्क रूप कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक नाभिक होता है इनमें। इसके बाद में ये देखिए कार्डियक मसल, ये देखिए इसमें ब्रांचिंग होती है ना, ये शाखाओं में बटी हुई होती है। और इसमें भी केंद्रक देखिए आप। तो यहाँ पर हम जब इन तीनों कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं तब हम इनके अंतर को भी समझ पाते हैं। अब हम उनके अंतर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो रेखित पेशियाँ होती हैं इनको जैसे मैंने आपको बता दिया, ये ऐच्छिक पेशी के रूप में भी जानी जाती है। और जब हमको सूक्ष्मदर्शी से जब इनको देखते हैं तो इनमें क्या है, गहरे और डार्क रंग दिखाई देते हैं और धारियाँ दिखाई देती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेखित पेशी कहते हैं। इनका यदि हम आकार देखें तो ये कैसी होती है, बेलनाकार, और इनमें शाखाएं नहीं पाई जाती है। साथ ही साथ इनमें केंद्रक जो होते हैं वो बहुत सारे केंद्रक होते हैं। तो ये बहुनाभिकीय कहलाती है। न्यूक्लियस की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुनाभिकीय कहलाती हैं। ये कोशिकाएं जो होती है ये कहाँ मिलती हैं हमको, मैंने आपको बताया था ऐच्छिक पेशी कहलाती है ये। तो ये जो होती हैं हमारे हाथों में, पैरों में, या जहाँ पर हम मूवमेंट कर सकते हैं ऐसे अंगों में ये पाई जाती हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें दूसरी, जिसको हम कहते हैं अनैच्छिक पेशी या अरेखित पेशी। अरेखित पेशी क्यों है, क्योंकि इसमें धारियाँ हमको दिखाई नहीं देती हैं, इसीलिए इनको हम अरेखित पेशी भी कहते हैं। जैसे आपने भोजन कुछ ग्रहण किया, वो ऑटोमेटिक उसका प्रवाह आगे बढ़ता चला जाता है भोजन, ठीक है। ऐसे ही हमारी जो रक्त नलिकाएं, इनका प्रसार होना, इनका सिकुड़ना, ये सब हमारी इच्छा से नहीं होता है ना। हमारी पलकों में भी आपने देखा होगा, हम पलकें अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, वो भी ऑटोमेटिक झपकती रहती हैं। भोजन हमारा ऑटोमेटिक पचते रहता है। श्वसन तंत्र हमारा ऑटोमेटिक कार्य करता रहता है। मूत्रवाहिनी में, फेफड़ों में, ऐसे स्थानों पर ये सब जो होती हैं, ये कौन सी कोशिकाएं कौन सा ऊतक होता है हमारा, या कौन सी पेशी होती है, वह होती है हमारी अरेखित पेशी, ठीक है। और ये अरेखित पेशी का आकार मैंने बताया तर्क रूप होता है। और इनमें जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, एक ही केंद्रक होता है। आपने देखा हर एक तर्क रूप के अंदर एक ही केंद्रक उपस्थित होता है, तो इसलिए ये एक केंद्रकीय होती है। और इनमें भी शाखाएं नहीं होती है, तो ये भी अशाखित होती हैं।
इस प्रकार से ये हमारी अरेखित पेशी हो गई। और हृदय पेशी जो होती है, इनका कार्य क्या है, जीवन भर ये लयबद्ध होता है, एक लय के साथ, आपने देखा होगा एक लय में ये क्या है, संकुचित होती है और फैलती रहती हैं। ये भी हाँ, क्योंकि हृदय में पाई जाती हैं, इसलिए इनको हम हृदय पेशी कहते हैं। इनकी पेशियाँ भी आपने देखा, ये भी कैसी हैं, बेलनाकार तो हैं, लेकिन ये कैसी हैं, शाखित होती हैं, मतलब ये ब्रांच में बटी होती है, शाखाओं के रूप में विभाजित हो जाती हैं, और इनमें एक ही केंद्रक उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से हम ये हृदय पेशी के बारे में समझ सकते हैं। तो इनका अंतर है, तो ऐच्छिक पेशी मीन्स हमारे जो होती है इच्छा से कार्य करती है, अनैच्छिक पेशी जो होती है वो हमारी इच्छा से कार्य नहीं कर सकती, मतलब इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हृदय पेशी। तो हृदय पेशी भी अनैच्छिक पेशी के रूप में ही हम देखते हैं इसको भी। फिर जो ऐच्छिक पेशी होती है वह, उसको हम क्या कहते हैं, कंकालित पेशियाँ भी कहते हैं, क्योंकि ये कंकाल से जुड़ी होती है, गति में सहायक होती हैं। और ये बहुनाभिकीय हो या बहुत सारे केंद्रक होते हैं, जबकि कार्डियक मसल्स और आपकी जो अरेखित पेशी है इसमें एक एक नाभिक ही होता है, एक नाभिकी वाली होती हैं ये। फिर इनका जो आकार यदि देखें तो बेलनाकार होती हैं ऐच्छिक पेशी, और अनैच्छिक पेशी तर्करूप होती है, और जो कार्डियक मसल है ये भी लगभग बेलनाकार होती है। फिर आपकी का जो ऐच्छिक पेशी है वह ब्रांचिंग उसमें नहीं होती, यानी शाखित नहीं होती है, और आपकी अरेखित पेशी भी शाखित नहीं होती है, जबकि जो आपकी कार्डियक मसल है वह शाखित होती है। इस प्रकार से फिर रेखित पेशी कहाँ पाई जाती है, यह हमारे गति करने वाले अंगों में, जहाँ हम अपनी इच्छा से कार्य नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे हाथों में, पैरों में पाई जाती है। जबकि हमारी अनैच्छिक मसल्स या अरेखित पेशियाँ जो होती है, जैसे हमारी पलकों के अंदर, हमारे आहार नाल में या फेफड़ों में, ऐसे स्थानों पर, ये श्वसन तंत्र में यहाँ पर उपस्थित होती हैं। और आपकी जो ये कार्डियक मसल्स होती हैं ये हृदय में पाई जाती हैं। इस प्रकार से हम इनको समझ सकते हैं। अब आपके कुछ इसमें प्रश्न तंत्रिका कोशिका के बारे में भी इसमें हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। तंत्रिका कोशिका के बारे में आपको दिया होगा, इसमें देखते हैं। हाँ, ये है तंत्रिका कोशिका। तो देखिए, तुलनात्मक अध्ययन यदि हम बात करें तो हमने तुलनात्मक अध्ययन के बारे में हमने बात यहाँ पर करी ली कि केंद्रक कहाँ पर होता है, केंद्रक की स्थिति क्या है, उनकी संख्या क्या है, उनके बारे में बात की हमने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो आता है हमारा एक महत्वपूर्ण, वो है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तो इसका ज़्यादातर जो सेल का चित्र अक्सर पूछा जाता है, तो ये इस प्रकार का आप चित्र बना सकते हैं। जो बीच में बना हुआ है ये बिल्कुल डार्क सर्कल के रूप में, यह कहलाता है इसका केंद्रक। तो ये बीच में है केंद्रक है इसका, या न्यूक्लियस कहलाता है। ये बाजू में जो आपको दिखाई दे रहा द्रुमिका, द्रुमिका का मतलब डेंड्रॉइड्स होते हैं इसके बाहर, ये सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करते हैं। और इस प्रकार से आपको ये बनाना है चित्र। इसको हम जो बीच वाला भाग है, जो आपका लगभग षटभुजाकार इसमें बना हुआ दिख रहा है, ये पूरा इसका हिस्सा कहलाता है कोशिका काय, या इसको हम बोलते हैं साइटोन। ठीक है। और यहाँ से एक पूंछ के जैसी जो निकली हुई पूरी आकृति है, ये बीच वाली पूरी, ये कहलाती है इसकी एक्सॉन, या इसको हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष कहा जाता है इसको। और यहाँ से बीच में जो भाग होता है इसका, यहाँ से बीच के भाग के बाद जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है वो कहलाती है तंत्रिका का लास्ट सिरा, इसका अंतिम सिरा कहलाता है। ये अंतिम सिरा जो होता है ये फिर नेक्स्ट साइटोन से जुड़ता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये चित्र आपकी किताब में स्पष्ट दिया गया है, या आप इसको बना लीजिएगा। ये चित्र महत्वपूर्ण है, 2 या 3 अंकों में अक्सर पूछा जाता है। तो ये होता क्या है तंत्रिका कोशिका, तो मैंने इसके पहले भी आपको चर्चा की थी कि तंत्रिका ऊतक जो होता है यह बहुत तेज़ी से क्या होता है, उत्तेजित हो जाता है। मतलब ये बाहर की जो भी उत्तेजना या अनुकूलन या सूचनाएं होती है उनको ग्रहण करता है, और यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक वहाँ से पहुँचाता है, और विभिन्न अंगों तक सूचनाओं को लेकर के जाने का काम करता है। तंत्रिका कोशिका को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं इंग्लिश में। और न्यूरॉन में कोशिकाएं जो होती है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों ही पाए जाते हैं। इससे लंबे पतले बाल के जैसी जो शाखाएं निकल रही हैं, उन शाखाओं को हमने क्या कहा है, डेंड्रॉइड्स, डेंड्रॉन और डेंड्रॉइड्स उनको हम कहते हैं। और जो लंबा एक पूंछ जैसा हिस्सा है उसको हमने क्या कहा है, एक्सॉन कहा है।
एक तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में या मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो सकती है और ये लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम ये तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका कोशिकाओं से जो बना है इसके बारे में हमने चर्चा की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स इसके महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम बात कर ले। ये देखिए जाइलम और फ्लोएम में यहाँ पर हम कुछ अंतर यहाँ पर दिए हैं, तो हम देख लेते हैं जाइलम फ्लोएम में अंतर। वैसे मैंने आपको बता दिया, परंतु आप एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट है जंतु ऊतक के बारे में हम देखें तो जंतु ऊतक में कितने प्रकार के बटे हुए हैं देखिए। तो संरक्षी ऊतक जिसको हम एपिथेलियल ऊतक या एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं। दूसरा जंतु ऊतक में आता है पेशीय ऊतक, जिनमें हमने 3 पेशियों के बारे में अभी चर्चा की। फिर आता है तंत्रिका ऊतक, जो अभी न्यूरॉन के बारे में हमने बीच के दोनों ऊतकों पे चर्चा कर ली। संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्ट करने वाले, जोड़ने वाले, इसको हम बोलते हैं संयोजी ऊतक। आइए हम इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानें, संयोजी ऊतकों के बारे में। एपिथेलियल ऊतक के बारे में भी हम देखेंगे। एपिथेलियल ऊतक जो होते हैं ये हमारे शरीर की जैसे त्वचा होती है बाहरी भागों में कवरिंग का काम करते हैं, कवर बनाने का काम करते हैं, सुरक्षात्मक आवरण देने का काम। और एपिथेलियल ऊतक जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये हम जैसे मैंने बताया ये आवरण बनाने का काम करते हैं और हमारे जो अंग है वो सब इसी के अंदर स्थित होते हैं। बहुत से अंगों की गुहिकाओं को ये ढकने का काम करते हैं। ये कहाँ मिलते हैं ये एपिथेलियम ऊतक? ये हमको मिलेंगे हमारे त्वचा में, यानी हमारी जो खाल है ऊपर की उसमें, मुंह में, आहार नाल के अंदर, आपकी रक्त वाहिनियों में जो उनका जो अस्तर होता है ना अंदर का जो, वह फेफड़ों की जो कुपिकाएँ होती है जहाँ पर वायु का एक्सचेंज होता है वहाँ, वृक्कीय नली के अंदर, ये सब जो होती हैं ये किससे बनी होती है? एपिथेलियम ऊतक की ही बनी होती हैं। और ये एक दूसरे से बहुत सटी हुई होती है इसकी कोशिकाएं, जिससे ये एक मजबूत क्या बना सके, आवरण बना सकें। इन परतों के बीच में चिपकाने वाले पदार्थ कम होते हैं और कोशिकाओं के बीच में बहुत कम स्थान खाली होता है। जो भी पदार्थ शरीर में हमारे जाएगा या बाहर निकलेगा वह किससे जाएगा? वह एपिथेलियम ऊतक से ही होकर गुजरने का काम करेगा। इसमें एपिथेलियम ऊतक के अंदर भी हम देखते हैं तो ये शल्कीय हो सकते हैं, घनाकार ऊतक हो सकते हैं या स्तंभाकार ऊतक हो सकते हैं, स्तरित शल्की भी हो सकते हैं। तो इसके भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। यहाँ पर हम इनके बारे में थोड़ी विस्तार से ज़्यादा चर्चा तो इसमें नहीं कर पाएंगे, परंतु हम इतना ज़रूर इसमें थोड़ा सा जान सकते हैं कि ये जो ऊतक हैं, जैसे शल्की एपिथेलियम ऊतक जो होता है ये कहाँ होता है? हमारा आहार नाल के मुंह का अस्तर का निर्माण करता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे जो जैसे अवशोषण और स्त्राव होता है, जैसे हमारे आंत होते हैं वहाँ पर लंबी लंबी एपिथेलियम कोशिकाएं होती है, वह जो होता है वहाँ पर कौन सा होता है? वह स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक का बना हुआ होता है। श्वास नली में भी स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक होते हैं जो सीलिया के रूप में होते हैं। तो ये हम यहाँ पर इसमें 4 प्रकार हैं। ये चारों प्रकार के ऊतकों के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हमने प्राप्त की। अब नेक्स्ट जो आता है इसमें वह हमारा आता है ऊतक संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक के बारे में यदि हम बात करते हैं तो संयोजी ऊतक क्या होते हैं? संयोजी ऊतक जो होते हैं जैसे नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू के रूप में, यानी कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। ये शरीर को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने या आधार देने का काम करने का काम होता है। तो इसमें हम देखते हैं ब्लड या रक्त जिसको हम जानते हैं वह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ऐसे लसिका या लिम्फ भी जो है वो भी हमारा एक संयोजी ऊतक का कार्य करता है। लाल जो रक्त होता है, रक्त में दो प्रकार से बना होता है। एक तो जो होती है प्लाज्मा जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की कणिकाएं लंबित रहती हैं, और दूसरा होती है कणिकाएं जो 3 प्रकार की मुख्य रूप से होती है। एक होती है लाल रक्त कणिकाएं जिनको हम आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको हम कहते हैं सफ़ेद या रंगहीन होती हैं ये, और तीसरी होती है प्लेटिलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटिलेट्स ये सब प्लाज्मा में निलंबित रहती हैं, और इनमें प्लाज्मा में प्रोटीन और कुछ खनिज लवण और हार्मोन्स वगैरह भी सीक्रेट होते हैं, इसमें होते हैं। तो रक्त का कार्य क्या होता है?
रक्त के कार्य के बारे में यदि हम बात करें तो आप सभी को पता है रक्त जो है जितना भी हमारे शरीर में भोजन है, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य, पचा हुआ जो भोजन है उसको वो पहुंचाने का काम कौन करेगा? रक्त करेगा। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कोशिकाओं तक पचा हुआ भोजन पहुंचाएगा। फिर हार्मोन्स भी इसी के अंदर मिलकर के जाएंगे शरीर के विभिन्न भागों में, जो वृद्धि विकास का काम करते हैं। फिर जो गैसें हैं हमारे शरीर में, कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो, इनका आदान प्रदान भी रक्त के द्वारा ही होता है, क्योंकि रक्त के अंदर जो होता है लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो क्या करता है? गैसों को लाने ले जाने का काम करता है। इसी प्रकार से जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है वो सैनिक के समान कार्य करती है। सुरक्षा तो वो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है। जब कोई रोग होता है तो उनसे रोगाणुओं से लड़ने का काम जो करती हैं वो श्वेत रक्त कणिकाएं करती है। इसीलिए क्योंकि वो भी रक्त में ही है, इसीलिए रक्त हमारे शरीर की सुरक्षा का काम भी करता है। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। तो ये तापमान नियंत्रण का जो कार्य है वो अभी कौन करता है? रक्त के द्वारा ही संभव होता है। और साथ में शरीर में जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो भी कचरा जिसको हम बोल सकते हैं, वो सब पदार्थों को वह रक्त के माध्यम से ही उत्सर्जी अंगों तक, जैसे किडनी तक या त्वचा तक पहुंचाता है और वहां से वो शरीर के बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से रक्त के मुख्य रूप से 4 कार्य हम अगर देखें तो भोजन का संवहन करना, गैसों का संवहन करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना और शरीर के अपशिष्ट या हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य रक्त का होता है। ये देखिए यहाँ पर कुछ कोशिकाएं दिखाई दे रही है, ये सब श्वेत रक्त कणिकाओं के ही कुछ रूप यहाँ दिखाई दे रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ऐसे ही लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स 5 प्रकार की होती है श्वेत रक्त कणिकाएं। प्लेटिलेट्स कुछ छड़ के आकार की होती हैं और एरिथ्रोसाइट मीन्स लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी जो होती है, इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और श्वेत रक्त कणिकाओं को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और प्लेटिलेट्स को हम थ्राम्बोसाइट्स भी कहते हैं। चलिए, तो रक्त के बारे में यहाँ पर हम देख सकते हैं। रक्त तरल संयोजी ऊतक है जिसमें ये आरबीसी है, इसमें लाल रक्त कणिकाएं जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मैंने आपको बताया। श्वेत रक्त कणिकाओं के विभिन्न नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, अभी मैंने आपको बताए हैं। फिर प्लेटिलेट्स जो होते हैं, तो प्लेटिलेट्स का क्या कार्य है इसके बारे में हम चर्चा कर लें। जब आपको कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ से रक्त निरंतर बहता रहता है, तो वहाँ जाल बनाने का काम जो होता है वो किसका होता है? थ्राम्बोसाइट्स या प्लेटिलेट्स का होता है। ये थक्का बनाने का काम करती है, मतलब रक्त वहाँ पर जम जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का रुकना, बहना क्या है? रुक जाता है। मैट्रिक्स जो होती है मतलब आधात्री जिसको हम बोलते हैं, तो रक्त में जो होता है 45% तो कोशिकाएं होती है और बाकी 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, जिसमें 90 से लेके 92% जल यानी पानी पाया जाता है। बाकी दूसरे पदार्थों में प्रोटीन, अकार्बनिक लवण, खनिज लवण और रक्त का तरल भाग पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लसिका के बारे में बात कर दें तो लसिका क्या है? रक्त का रंगहीन तरल भाग होता है जो कोशिकाओं या ब्लड की जो केशिकाएं होती है, कैपिलरीज होती है, उनसे छन करके बाहर निकलता है, तो वह कहलाता है लसिका। ये रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। अस्थि के बारे में हम बात करें, अस्थि यानी हड्डी, आप सभी जानते हैं। यहाँ अस्थि के बारे में यहाँ पर चित्र में दिया गया है। ये अंतःकोशिकीय स्थान में कैल्शियम और फास्फोरस के लवण भरे होते हैं जो अस्थि को क्या प्रदान करते हैं? कठोरता। आप सभी ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि भाई कैल्शियम दूध पीना चाहिए, इससे हड्डियां मजबूत होती। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है? कैल्शियम। तो मेन जो उसका निर्माण होता है अस्थियों का वो कैल्शियम से होता है, साथ में फास्फोरस भी इसमें मदद करता है। तो इससे ये क्या आता है? अस्थि क्या होती है? कठोर होती है और ये हमारे शरीर के कंकाल का निर्माण करके हमको क्या करती है? शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। इसकी विपरीत उपास्थि जो होती है, अस्थियां अपने हाथों में, पैरों में आपको महसूस होती है कठोर भाग, हड्डियां, और उपास्थि जो होती है वो क्या होती है? मुलायम होती है इसकी अपेक्षा। जैसे आपने कान को आपने देखा होगा, अपनी नाक में, कान में अगर आप हाथ लगाएं तो कान को आप मोड़ सकते हैं, बाहरी भाग जो होता है ना, तो ये किसका बना होता है? उपास्थि का। ऐसे नाक जो होती है वहाँ पर वो भी उपास्थि का बना होता है। तो इसमें अंतःकोशिकीय स्थान जो होते हैं थोड़े पाए जाते हैं, इस वजह से लचीली होती है ये, और कुछ प्रोटीन और शर्करा इसमें यानी शक्कर भी पाई जाती है। इसके कारण से ये लचीली हो जाती है और ये क्या काम करती है? अस्थियों के जोड़ को चिकना बनाने का काम करती है। नाक में, कान में, कंठ में, कंठ यानी गला जो हमारा होता है, यहाँ पर भी आप देखिए तो यहाँ पर भी उपास्थि के छल्ले बने हुए होते हैं,
ठीक है, नाखून आदि में ये पाई जाती हैं और इनकी कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। चलिए, तो ये वाला चैप्टर हमारा यहीं पर क्लोज होता है। अब हम इसमें कुछ इससे आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उन पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले सही विकल्प के बारे में देखें तो जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला जल संवाहक ऊतक क्या है? तो जल संवाहक ऊतक क्या होता है? वाहिका होती है। पेरेन्काइमा कोशिका क्या होती है? तो हमने पढ़ा है ये कैसी होती है। ए वाला आंसर आएगा, पतली भित्ति वाली यानी पतली दीवार वाली कोशिकाएं होती हैं। फिर ऐच्छिक पेशियां कहाँ पाई जाती है? तो आप सभी को यहाँ पर पता होगा, ऐच्छिक पेशियां जो होती है हमारे जहाँ पर हम अपने गति कर सकते हैं तो पैरों में, है ना, यहाँ पर पाई जाती है। आहार नाल में, फेफड़ों में और आँखों में तो अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा पैरों में। मनुष्य के शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है? हाँ, तो एडिपोज, इसको बोलते हैं हिंदी में वसीय ऊतक। तो ये ऊतक ऐसा होता है जहाँ फैट यानी वसा जैसे तेल और घी जैसे पदार्थ होते हैं वो एकत्रित होते हैं, तो एडिपोज ऊतक में होते हैं। जो बाहरी तौर पर आपने देखा होगा फैट के रूप में मोटापा जो बढ़ जाता है ना, तो वो एडिपोज वसीय ऊतक का ही बना होता है, तो वहाँ पर फैट का संचय होता है। किस ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है? तो स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्त क्या है? रक्त हम सभी को पता है, रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। जाइलम फाइबर का काम क्या होता है? फाइबर है तो वो सहारा देने का ही कार्य करेगा, तो ये सहारा देता है। नेक्स्ट है प्रश्न 8, दो अस्थियां आपस में किससे जुड़ी होती है? अभी हमने बात की थी स्नायु से, या अस्थि बंधान तंतु भी हम उसको कहते हैं। प्रविभाजी ऊतक, प्रविभाजी ऊतक का मतलब होता है विभाजन करने वाले। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पौधों में पाए जाते हैं प्रविभाजी ऊतक। हमने पढ़ा था विभाज्य ऊतक के बारे में, ये वही है। फिर उपास्थि नहीं पाई जाती है, तो उपास्थि देखिए कान में भी पाई जाती है, हमने अभी पढ़ा, नाक में भी पाई जाती है, कंठ में भी पाई जाती है, लेकिन वृक्क में यानी किडनी में यह उपस्थित नहीं होती है। अस्थि की जो मैट्रिक्स होती है उसमें क्या है? अभी हमने पढ़ा, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तंत्रिका ऊतक का अभाव होता है। तो तंत्रिका ऊतक केवल जंतुओं में ही पाया जाता है, आप सभी को पता है। पौधों में तो तंत्रिका तंत्र होता ही नहीं है ना, इसीलिए ये तंत्रिका ऊतक का अभाव जो होगा वो कहाँ पर होगा? सॉरी, इसमें पौधों का नहीं दिया है, इसमें टेंडन आंसर आ जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क में भी तंत्रिका ऊतक पाया जाएगा, मेरुरज्जु में भी तंत्रिका ऊतक होगा और तंत्रिका में भी होगा, केवल टेंडन जो है वहाँ पर ये ऊतक नहीं पाया जाता है। फिर नारियल का रेशे युक्त छिलका बना होता है, तो स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था। रक्त का धात्री भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। पौधे की पत्तियों की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छिद्र हमने अभी आपको बताया, इनको कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा, इंग्लिश में इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। अब यहाँ पर हम इसके सत्य असत्य के बारे में जानें, तो प्रभासी उपास्थि मनुष्य की नाक तथा स्वर यंत्र में पाई जाती है, ये क्या है? सत्य है। हमने अभी पढ़ा उपास्थि नाक और स्वर तंत्र यानी कंठ में पाई जाती है, तो यह सत्य है। कार्क एधा पार्श्व विभज्योतक का उदाहरण है, यह भी सत्य है क्योंकि इसमें भी विभाजन होता है, इसलिए यह सत्य है। फिर मोटी भित्ति वाली लिग्निन युक्त कोशिकाएं पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, ये भी सही बात है, सत्य है ये भी। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, ये बिल्कुल असत्य है क्योंकि कंकाल पेशी कौन सी होती है? रेखित पेशियों को कहते हैं हम। विभाज्य ऊतक पौधों की वृद्धि वाले क्षेत्रों में, ये भी बिल्कुल सत्य है क्योंकि ये विभाजन करते हैं तभी वृद्धि होती है। रक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय संयोजी ऊतक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सत्य है क्योंकि संवहन करते हैं। हमने देखा रक्त जो होता है भोज्य पदार्थों का, गैसों का परिवहन करने का काम करता है और प्लाज्मा के माध्यम से भी यही होता है, इसलिए यह संवहनीय है, मतलब ट्रांसपोर्ट करने वाले कनेक्टिंग टिश्यू या संयोजी ऊतक हैं ये, तो ये भी सत्य है। सातवां, हृदय पेशियाँ ऐच्छिक होती है, यह बिल्कुल गलत है, वो अनैच्छिक होती है क्योंकि जीवन भर वो उनकी ऑटोमेटिक अपना कार्य करती रहती हैं। अब इनके नाम बताना है, तो नाम देखिए इसमें ऊतक जो मुंह के ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ज़रूरी है, इनके आंसर यहाँ पर देख लीजिए आप। तो मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करने वाला जो ऊतक होता है उसको हम बोलते हैं सरल शल्की ऊतक या सरल शल्कीय एपिथीलियम। ऊतक जो मनुष्य की पेशियों को अस्थियों से जोड़ने काम करते हैं, तो इनको हम कहते हैं कंडरा या टेंडन। फिर ऊतक जो पौधों में भोजन को संवहन करने काम करते हैं, तो कौन करता है? फ्लोएम।
ऊतक जो शरीर में वसा का भी हमने पढ़ा, एडिपोज ऊतक या वसीय ऊतक भी हम इसको, या वसामय ऊतक भी लिख सकते हैं। नाम से ही जैसे पता चल रहा वसा का संचय, तो वसामय ऊतक। तरल अधात्री सहित संयोजी ऊतक का नाम लिखिए, तो वो क्या है, रक्त है, क्योंकि रक्त में तरल अधात्री भी होती है। मस्तिष्क में जो ऊतक होता है वो कौन सा होता है, तो तंत्रिका ऊतक होता है, हमने अभी पढ़ा है। ऊतक जो पौधों में जल खनिज लवण का संवहन करता है, तो जाइलम, मैंने कहा था जल, ज से जाइल, जाई और ल से लम, तो ज ल मतलब जाइलम, ये खनिज लवण का और जल का संवहन करने का काम करेगा जाइलम ऊतक। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाला स्नायु कहलाता है, या अस्थि बंधान तंतु कहलाता है। अब यहाँ रिक्त स्थान है, तो देखिए एक कोशिकाओं, खाली स्थान कोशिकाओं का समूह जिसमें कोशिकाओं की रचना और कार्य एक समान होते हैं, तो यह आ जाएगा ऊतक। फिर नेक्स्ट है एपिथेलियम ऊतक, पेशीय संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक खाली स्थान प्रकार के होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये सभी कौन से ऊतक हैं, जंतुओं के ऊतक हैं। फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का क्या करेगा, संवहन करेगा या ट्रांसपोर्टेशन करेगा या परिवहन करने का कार्य करता है, तो खाली स्थान में संवहन या परिवहन लिख सकते हैं। चौथा है खाली स्थान ऊतक जल और खनिज लवण, ये फिर से रिपीट हुआ है, तो जाइलम इसके स्थान पर हम लिखेंगे रिक्त स्थान में। चलिए नेक्स्ट सही जोड़ी है यहाँ पर, तो सही जोड़ी देखिए संयोजी ऊतक कौन सा आएगा इसका, तो इसका आ जाएगा पांचवा वाला पॉइंट रक्त। तंत्रिका ऊतक क्या आ जाएगा, तंत्रिका ऊतक किसका बना होता है, न्यूरॉन का, तो चौथा पॉइंट आ जाएगा कॉलम बी का न्यूरॉन। नारियल का रेशा किससे बना होता है, स्क्लेरेन काइमा से बना होता है, तो फर्स्ट वाला आ जाएगा इसमें स्क्लेरेन काइमा। हृदय की पेशियाँ क्या होती है, हृदय की पेशियाँ जो होती हैं वह कैसी होती हैं, अनैच्छिक होती हैं। हमने अभी बताया था आपको, ये अपने आप काम करती है, इसलिए अनैच्छिक पेशी के साथ इसका हम सही जोड़ी मिलाएंगे। आँख की पलक जो होती है, आँख की पलक को यदि हम देखें तो वो ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों के रूप में हम ले सकते हैं, हम उसको कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। वैसे वो अनैच्छिक के अंतर्गत आती है, पर चूंकि यहाँ दिया हुआ है इसलिए ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी दोनों में हम इसकी जोड़ी मिला सकते हैं, क्योंकि हम उसको कुछ समय ऐच्छिक रूप से भी नियंत्रित कर पाते हैं। फिर है पत्तियों में भोजन का परिवहन, तो ये क्या कौन करेगा, इसका इसके सही जोड़ी बिल्कुल सामने लिखा है फ्लोएम। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आप देख लीजिए, ये प्रश्नों के मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ, इसके आंसर आपको मैं बता चुका हूँ, आप इसको देख लीजिए यहाँ से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए आप कि पेशीय ऊतक क्या है, कोशिकाओं का समूह होता है जो रचना कार्य उत्पत्ति में समान होता है। एरियोलर ऊतक जो होता है, एरियोलर ऊतक के कार्य क्या होते हैं, तो जहाँ पर एरियोलर ऊतक मतलब एयर भरी हो जिसके अंदर है ना, तो ये दो अंगों के बीच के रिक्त स्थानों को पूर्ण करने का काम करेगा, आंतरिक अंगों को सहारा देगा और ऊतकों की मरम्मत में मदद करेगा। फ्लोएम के संगठक कौन कौन से, संगठक का मतलब होता है वह किन किन घटकों से या किन किन अवयवों से या किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो हमने 5 चीज़ें बताई थी आपको, चालनी नलिका, चालनी कोशिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम रेशे। पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में हम अंतर पहले पढ़ चुके हैं। पेरेनकाइमा की पतली कोशिका भित्ति होती है, जबकि कोलेनकाइमा की अपेक्षाकृत थोड़ी सी मोटी होती है, कोनों पर जमा होता है इसमें। फिर हमने पढ़ा था पेरेनकाइमा में भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और कोलेनकाइमा में भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज प्लस साथ में पेक्टिक पदार्थ भी, पेक्टिन जो होता है वो पाया जाता है। स्टोमेटा के कार्य में आपको बता चुका हूँ, वाष्पोत्सर्जन और गैसों का आदान प्रदान करना। जाइलम फ्लोएम में अंतर हम बात कर चुके हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हृदय पेशी के 3 लक्षण, तो यह अनैच्छिक है, लयबद्ध संकुचन करती है, बेलनाकार और एक केंद्रक युक्त होती है और ये शाखा युक्त कोशिकाएं होती है। अच्छा, वाष्पोत्सर्जन के लाभ क्या है, हाँ ये महत्वपूर्ण है, इसको मैं बता देता हूँ आपको। तो वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है, जड़ों से पौधा जो है जल लेगा और जल लेकर के कहाँ, वो ऊपर तक जल चढ़ेगा। तो यहाँ ऊपर से पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन जब होता रहेगा तो जल का संवहन होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करेगा। जैसे आपने देखा होगा किसी पाइप से यदि हम पानी से खींचें उसको, किसी ड्रम से पानी खींचना तो हम क्या करते हैं, अंदर उसकी वायु को बाहर खींच लेते हैं, है ना, तो फिर पानी आने लगता है। तो ये जो वाष्पोत्सर्जन होता है इस प्रकार से, ये भी पत्तियों से वाष्प जो होता है के रूप में जल उड़ता रहता है और नीचे से जल क्या है, जड़ें क्या है, जल को खींचते हुए ऊपर चढ़ाती है, मतलब बढ़ने का काम, यानी जल का संवहन होता है। दूसरा, वातावरण में जो नमी है वो भी इन्हीं की वजह से होती है, क्योंकि यही जल क्या है, वातावरण में मिल जाता है, वायु में वाष्प के रूप में रहता है। तीसरा, यदि पौधे को अतिरिक्त पानी मिल गया तो वो अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में भी मदद करता है। फिर चौथा, पौधे के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन होगा वो भी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होगा, उसके अंदर ठंडक बनी रहेगी। नेक्स्ट है
सरल और जटिल ऊतक में अंतर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरल एक ही प्रकार की कोशिकाओं का है, जटिल में अनेक प्रकार की कोशिकाएं हो सकती है। सरल ऊतक एक ही समान काम करेंगे और जटिल ऊतक क्योंकि अलग अलग कोशिकाओं से बने इसलिए अलग अलग एक से अधिक प्रकार के कार्य ये कर सकते हैं। सरल ऊतक में पौधों में क्या होता है, ये भोजन का भंडारण करने का काम करते हैं, जबकि जटिल ऊतक जैसे जाइलम और फ्लोएम है वो क्या करते हैं, संवहन करने का काम करते हैं। न्यूरॉन का चित्र जो है ये आप इसमें देख सकते हैं, 4 अंक में भी कभी कभी आ सकता है या 3 अंक में, इसका आप चित्र बना दीजिएगा। फिर बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक की भूमिका के बारे में बात करें तो देखिए क्या क्या हो सकता है। बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार के ऊतक भी मिलेंगे देखने को, जैसे हमने बात की अभी। तो इनमें श्रम विभाजन का मतलब होता है जो कार्य है विभाजित हो जाता है, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अंग हमारे पास होते हैं, तो अलग अलग ऊतक होते हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों में ऊतक अलग अलग कार्यों को करने के लिए दक्ष होते हैं। फिर संदेशों को पहुंचाने का काम करते हैं, जैसे हमने अभी न्यूरॉन के बारे में बात की। इसके अलावा रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स और ये अपशिष्ट पदार्थों का संवहन करने का काम भी यही करते हैं। फिर पौधों एवं जंतुओं में ये क्या काम करेंगे, दृढ़ता जो होती है वो इन्हीं ऊतकों के कारण होती है, क्योंकि पौधे भी बहुकोशिकीय जीव हैं। यहाँ प्रश्न बहुकोशिकीय जीव का आया है, इसलिए हमने पौधों को भी शामिल किया है। पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका क्या है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। चैप्टर थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, 1 घंटे से अधिक समय का, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए कि जो बाहरी भाग होता है पौधों का वो एपिडर्मिस से ढका होता है। जैसे हमारे अंदर एपिथेलियम होता है ऊतक बाहर, वैसे ही एपिडर्मिस जो होता है पौधे की संपूर्ण बाहरी सतह को ढांकने का काम करता है। और ये क्या करता है, पहला तो ये सुरक्षा का काम करेगा बाहरी भागों की, दूसरा इसमें किसी भी प्रकार के परजीवी जैसे कवक है या सूक्ष्म जीव है उनके प्रवेश को यह क्या करेगा, रोक देगा। तीसरा पानी की हानि, जैसे मरुस्थल में है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं वहाँ पानी की कमी होती है, तो अंदर से इसके वाष्पोत्सर्जन को रोकना जरूरी है। तो एपिडर्मिस मोटी होती है वहाँ पर और वो क्या करती है, जल की हानि को रोकने में मदद करती है। फिर इसी की सतह पर स्टोमेटा भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन में मदद करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एपिडर्मिस के ये कार्य लिख सकते हैं। पेशियों से आप क्या समझते हैं, तो मैंने आपको बताया पेशियां क्या होती है, शरीर में क्या काम करती है, गति का, मूवमेंट करने का काम जो होता है वो किसका होता है, पेशियों का होता है। और ये कितने प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की बताई थी, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। रेखित पेशी संकुचन शिथिलन जंतुओं की इच्छा के अनुसार कर सकती हैं, इसीलिए ऐच्छिक पेशी कहलाती है। कंकाल से जुड़े होने के कारण कंकाली पेशी भी कहते हैं, जैसे हाथ और पैरों में पाई जाती है। अरेखित पेशी जो होती है ये हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती हैं, इसलिए इनको अनैच्छिक पेशी कहते हैं। इनको हम चिकनी पेशियों के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये चिकनी होती है बहुत, और जैसे शरीर के आंतरिक अंगों के अंदर ये पेशियां पाई जाती हैं, जैसे हमारे श्वास नली में है ना, या फिर मूत्र नली के अंदर या ऐसे स्थानों पर या पलकों में ये पाई जाती हैं। और हृदय पेशी हमारी कहाँ पाई जाएगी, हृदय के अंदर, जो निरंतर संकुचित होना और फैलने का काम करती रहती है लयबद्ध रूप से। अब यहाँ पर हम देखिए निम्नलिखित ऊतक को पहचानना है इसमें, तो ये देखिए इसके आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। त्वचा जो है, ये त्वचा किस प्रकार का ऊतक है, एपिथेलियम ऊतक है, क्योंकि ये बाहर से ढकने का काम करती है। फिर है आपका पौधे का वल्क यानी बाहरी आवरण जिसको बोलते हैं, तो वो क्या कौन करता है, एपिडर्मिस। पौधों में एपिडर्मिस और जंतुओं में त्वचा, ये एपिथेलियम ऊतक बाहरी आवरण बनाने का काम करते हैं। अस्थि क्या है, एक प्रकार से जोड़ती है ना, अस्थियां एक दूसरे से जुड़ती चली जाती है और हमारा शरीर का कंकाल बनता है, इसलिए ये क्या है, संयोजी ऊतक कहलाती है। वृक्कीय नलिका, वृक्क का मतलब हमारी जो किडनी है, किडनी की जो अंदर की नलिका का अस्तर बना होता है वो भी किससे बना होता है, एपिथेलियम का बना होता है। संवहन मंडल जो होता है वो हम क्या कह सकते हैं, जटिल ऊतक होते हैं। और इसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं संवहन मंडल जो पौधों में होता है, तो ये जटिल ऊतक का प्रकार है। हृदय जो होती है ये क्या है, हृदय पेशी है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कार्डियक मसल्स लिख सकते हैं या हृदय पेशी भी लिख सकते हैं, ये पेशी ऊतक का उदाहरण है। नारियल का जो रेशेयुक्त छिलका है ये स्क्लेरेनकाइमा होता है। जो ब्लड या रक्त है वो संयोजी ऊतक है, क्योंकि पूरे शरीर में फैलता है, पूरे शरीर को जोड़ के रखा है इसने, इसीलिए हम इसको संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये तालिका को पूर्ण करना है, तो इधर हम क्या लिख देंगे, सरल लिख देंगे, दूसरी ओर जटिल हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और लास्ट में क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। इस प्रकार से ऊतक आपका आ जाएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक,
इस प्रकार से हमारा ये वाला अध्याय यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मेरा ये चैनल यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आपके प्रश्न यदि हैं तो आप उस पर पूछ सकते हैं। आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मेरे इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए। धन्यवाद।